हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी, एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज एंड डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 1 फरवरी और 2 फरवरी का करंट अफेयर्स देखेंगे। ओके, जैसे कि आप सभी को पता है कि फरवरी जो है कल से स्टार्ट हो गया है। हम जो है आज फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स देखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि 1 फरवरी को जो है बजट पेश किया जाता है। ठीक है, तो बजट पेश किया था 1 फरवरी को। ओके, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निर्मला सीतारमण जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बजट पेश किया है 2023 का। तो आप देख सकते हो कि बजट में क्या क्या चीज़ें महंगी हुई हैं, क्या क्या चीज़ें सस्ती हुई हैं, है ना। और टैक्स की बात करेंगे तो टैक्स का क्या हिसाब किताब है। तो अगर 7 लाख तक आपकी सैलरी है तो आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। ओके, सो ये चीज़ें हैं कुछ, वो आप देख सकते हो, वीडियो में अपलोड किए गए हैं। बढ़ते हैं आगे हम क्लास की तरफ। देखो, लास्ट सेशन में आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिया गया था। वो क्वेश्चन क्या था? हु हैज़ बीन नेम्ड वुमेन्स एमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022। तो अभी भाई वुमेन्स एमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 किसके नाम हुआ है? तो पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो 4 नाम हैं। ठीक है, इनको नॉमिनेट किया गया था, 4 लोगों को नॉमिनेट किया गया था। उसमें से जो है रेणुका सिंह को ये वुमेन्स एमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 नाम, उनके नाम ये हुआ है। ठीक है, किनको नामित किया गया है? रेणुका सिंह को। इमेज में देख पा रहा हूँ, ये है रेणुका सिंह। ओके, भारत की है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो डैर्सिया ब्राउन, ये ऑस्ट्रेलिया की है, और ये एलाइस कैप्सी, ये इंग्लैंड की है। और यहाँ पे देख पा रहे हो आप यस्तिका, यहाँ पे आप देख पा रहे हो यस्तिका भाटिया, ये इंडिया की है। ओके, तो किसको मिला है? रेणुका सिंह को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंडिया की न्यूएस्ट फास्ट बॉलिंग स्टार है रेणुका सिंह। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के डैर्सी ब्राउन, इंग्लैंड की है एलाइस कैप्सी, मैंने जैसे कि आपको बताया अभी, और यस्तिका भाटिया को क्या किया है? हराया है, बीट किया है बेसिकली। और ये बन गई है रेसिपेंट ऑफ आईसीसी इमर्जिंग वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022। ऑलराइट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा भैया, तो 1 फरवरी है, ठीक है, पहला तारीख है। तो 1 फरवरी को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं भैया? इंडियन कोस्ट गार्ड डे 2023। तो हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? इंडियन कोस्ट गार्ड डे, यानी ICG की बात हो रही है। ओके, 1 फरवरी 2023। तो ये जो आप देख पा रहे हो, ये कौन सा एडिशन है? 47th एडिशन है ये इंडियन कोस्ट गार्ड डे का। याद रखिएगा इसको। कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1977 में। ठीक है, 1977 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इंडियन कोस्ट गार्ड की बात हो रही है। कोस्ट गार्ड वॉज ऑफिशियली लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई ऑन 19 अगस्त 1978। तो ये जो कोस्ट गार्ड है, ऑफिशियली इसको लॉन्च किया गया था। उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। कब? 19 अगस्त 1978 को। ठीक है, इतना बेसिक जानकारी पता होना चाहिए। अच्छा, इनका मोटो क्या होता है इंडियन कोस्ट गार्ड का? इनका मोटो होता है व्यायाम रक्षमा। व्यायाम रक्षमा मीन्स वी प्रोटेक्ट। ठीक है, हम प्रोटेक्ट करते हैं। बेसिकली इसका संस्कृत वर्ड से मोटो लिया गया, जिसका मतलब ये होता है वी प्रोटेक्ट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी 2023। जैसे कि आप सभी को पता है कि 2 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। ऑलराइट, इस साल का थीम क्या है 2023 का? ये देखते हैं। इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। ओके, यहाँ पे नीचे देख सकते हो, दिस ईयर थीम इज इट्स टाइम फॉर वेट रिस्टोरेशन विच हाईलाइट्स द अर्जेंट नीड टू प्रायोरिटाइज वेटलैंड रिस्टोरेशन। तो सेलिब्रेट किया जाता है 2 फरवरी को। बहुत सही बात है भैया। इसका एम क्या है? टू रेज ग्लोबल अवेयरनेस अबाउट द वाइटल रोल ऑफ वेटलैंड फॉर पीपल एंड प्लैनेट। तो आप सभी को पता है कि वेटलैंड्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि बेसिकली ये होता क्या है। वेटलैंड्स को आर्द्र भूमियाँ बोलते हैं। ठीक है, मतलब नमी, या जैसे आप दलदली भूमि देखे होंगे ना, उस तरीके के जो भी क्षेत्र होते हैं उनको वेटलैंड कहा जाता है। जाहिर सी बात है, उसको प्रिजर्व या प्रोटेक्ट करके रखने वाली चीज़ है वो। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वेटलैंड्स को हमें प्रिजर्व क्यों करना चाहिए, क्योंकि देखो ये जो फ्लड्स होते हैं, है ना, उसको चेक करते हैं, और मतलब कोस्टल इरोजन जो होते हैं उनको प्रिवेंट करने में मदद करते हैं। और जो नेचुरल डिजास्टर जैसे कि आपका साइक्लोन हो गया, टाइडल वेव्स हो गया, तो ये सबसे भी हमें बचाते हैं। तो इसलिए इनको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो इसको याद रखिएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोबल अवेयरनेस, रेज द ग्लोबल अवेयरनेस अबाउट द वाइटल रोल ऑफ वेटलैंड फॉर पीपल एंड प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स के लिए और हमारे लोगों के लिए कितना ज़रूरी है, इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो है ये अवेयरनेस लोगों तक पहुँचाना ज़रूरी है। This day also marked the date of adoption of conservation of wetland on 2 फरवरी 1971 in the Iranian city of Ramsar। तो ये सबसे पहले अडॉप्ट किया गया था कहाँ पे? ये ईरान जो सिटी है रामसार, तो ईरान की जो सिटी है रामसार, वहाँ पे इसको अडॉप्ट किया गया था। कन्वेंशन हुआ था वेटलैंड का। कब? 2 फरवरी 1971। ये डेट इंपॉर्टेंट है, डेट भी पूछता है कभी कभी। ओके, चलो इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा 1 और 2 फरवरी से देखेंगे हम।
सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। तो भाई न्यू वाइस चीफ एयर स्टाफ का अपॉइंट किया गया है, ठीक है। किन्हें अपॉइंट किया गया है, देख पा रहे हो इमेज में, एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह, ठीक है। एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह जो है इमेज में देख पा रहे हो, ये है, इनको न्यू वाइस चीफ एयर स्टाफ का अपॉइंट किया गया है। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो एयर मार्शल ईपी सिंह यानी अमनप्रीत सिंह इज करेंटली सर्विंग एज द एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सेंट्रल एयर कमांड प्रयागराज। तो सेंट्रल एयर कमांड जो प्रयागराज में है, वहाँ के ये एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ फिलहाल की बात करें तो सर्व कर रहे हैं, ठीक है। अब इनको न्यू वाइस चीफ बना दिया गया है एयर स्टाफ का। तो इतनी बेसिक जानकारी हमें यहाँ से पता होनी चाहिए। ये जो है किनको रिप्लेस करेंगे, ये एयर मार्शल संदीप सिंह को रिप्लेस कर देंगे। ओके, याद रखिएगा इसको। अब इंडियन एयर फोर्स की जब बात हुई है, इंडियन एयर फोर्स की बात हुई, तो इसको हम बिना जाने कैसे आगे बढ़ जाएंगे। तो ये इंडियन एयर फोर्स की बात करें तो ये कब स्टैब्लिश हुआ, 8 अक्टूबर 1932 को, ठीक है। 8 अक्टूबर 1932। ओके, इसमें मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ऑब्वियस सी बात है, डिफेंस के अंडर में आएगा। ओके, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है वो सुप्रीम कमांडर होता है एयर फोर्स का, याद रखिएगा इसको। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है वो सुप्रीम कमांडर होता है एयर फोर्स का। और हर साल 8 अक्टूबर को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, इंडियन एयर फोर्स डे। हर साल 8 अक्टूबर को हम एयर फोर्स डे ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, एयर फोर्स डे, ठीक है, 8 अक्टूबर, डेट इंपॉर्टेंट है। चलिए, अच्छा, तो यहाँ पे एयर स्टाफ का चीफ कौन है, एयर स्टाफ का यहाँ पे इनको न्यू वाइस चीफ बनाया जा रहा है ना, तो हमें ये भी बताना चाहिए कि एयर चीफ कौन है। ओके, तो एयर चीफ कौन है, मार्शल विवेक राम चौधरी, ठीक है, विवेक राम चौधरी जो है चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन हो जाएंगे, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर बाय गुजरात पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड। तो भैया हाल ही में अभी किसे गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर का सीईओ बना दिया गया है, किनके द्वारा बनाया गया है, गुजरात पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। किनको बनाया गया, माधवेंद्र सिंह, देख पा रहे हो इमेज में, माधवेंद्र सिंह इमेज में, इनको जो है सीईओ बना दिया गया है, ठीक है, गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ओके, सो इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हु हैज क्लेम द इनॉग्रल सेन वार्ने अवार्ड एज द मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर इन 2023। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सेन वार्ने अवार्ड जो अभी हुआ है मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2023, तो उसको किसने जीता है। तो ऑस्ट्रेलिया के ओपनिंग बैटर हैं उस्मान ख्वाजा, इमेज में देख पा रहे हो, तो इन्होंने अपने नाम ये अवार्ड करा है, ठीक है, सेन वार्ने अवार्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। तो ऑस्ट्रेलिया के ओपन बैटर है, ठीक है, ओपनिंग बैटर है, ठीक है, उस्मान ख्वाजा, इनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। और कौन से विनर हैं, और भी लोग हैं, बेलिंडा क्लार्क अवार्ड जो मिला है वोमेंस में, किसको मिला, बैथ मुनी को, इंपॉर्टेंट है ये। और मेंस की बात करें तो अलान बॉर्डर मेडल किसको मिला, स्टीव स्मिथ को। और यहाँ पे हम देखेंगे कि ओडीआई की बात करें, ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर मेंस और वोमेंस की, तो मेंस में आपको मिला डेविड वार्नर को, डेविड वार्नर, और जो है वोमेंस में मिला है बेथ मुनी को। ओके, बेथ मुनी कहाँ की हैं ये, इनको कौन सा मिला है, इनको एक और अवार्ड मिला है बेलिंडा क्लार्क, और मिला आपका एक वुमेन्स ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फुटवियर मैन्युफैक्चरर एंड डिजाइनर पूमा इंडिया हैज साइन हुमा इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर। तो भैया फुटवियर मैन्युफैक्चरर कंपनी है, जैसे सबको पता है, पूमा इंडिया, इसने साइन करा है किसको, अपना नया ब्रांड एम्बेसडर। तो हरमनप्रीत कौर इमेज में देख पा रहे हो, ये हैं, इनको जो है यहाँ पे अपॉइंट कर लिया गया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर। ओके, तो इसके साथ ही साथ हरमनप्रीत कौर जो है अब वो ज्वाइन कर ली है रोस्टर ऑफ एम्बेसडर लाइक विराट कोहली, केएल राहुल, करीना कपूर, सुनील छेत्री, युवराज सिंह, अनुष्का शर्मा और भी बहुत सारे लोग। तो जैसे कि इसके पहले भी पूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं बहुत सारे लोग, जैसे कि मैंने आपको नाम भी बताया, तो उसमें जुड़ गई हैं अभी कौन, हरमनप्रीत कौर भी। ओके, ये कैप्टन है इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की। तो इतना बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए। ओके, अच्छा, कुछ और भी रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, वो आप देख लो, या तो फिर उसको मैं अलग ही शॉर्ट्स के वीडियो में डाल दूंगी, ठीक है, उसको देख लेना आप लोग। चलो आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखो। मॉर्गन स्टैनली अपॉइंट्स हूम एज ए न्यू कंट्री हेड फॉर इंडिया। तो मॉर्गन स्टैनली ने अभी किससे अपॉइंट किया है न्यू कंट्री हेड फॉर इंडिया, तो वो है अरुण कोहली, ठीक है, इमेज में देख पा रहे हो, अरुण कोहली चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मॉर्गन स्टैनली। तो मॉर्गन स्टैनली के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, यानी कि COO है, यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ठीक है। तो इनको जो है न्यू कंट्री हेड बना दिया गया भारत का,
ओके, किनके द्वारा बनाया गया? मॉर्गन स्टैनले के द्वारा। ओके, ही हैज़ बीन एसोसिएटेड विथ मॉर्गन स्टैनले फॉर पास्ट 15 ईयर्स। तो 15 सालों से जो है ये उनसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, मॉर्गन स्टैनले से। तो याद रखिएगा इसको, बेसिक जानकारी है, इसको पता होना चाहिए। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? संजय शाह को। किसको? संजय शाह को इन्होंने रिप्लेस किया है, ठीक है, अब जो कि रिटायर होने वाले हैं। अभी क्या ये काम, ये अभी क्या कहाँ पे है? ये अरुण कोहली की बात करें तो अभी करंटली की बात करें तो ये COO यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अभी सर्व कर रहे हैं यूरोप में, इन द मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका रीजन में। ओके, तो याद रखिएगा इसको। मॉर्गन स्टैनले की CEO की बात करें तो कौन है? जेम्स P. गॉरमैन। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, USA में। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। According to IMF World Economic Outlook, the economic growth of India would decline from 6.8% in 2022 to dash in 2023 before picking up to 6.8% in 2024। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि IMF के अकॉर्डिंग, देखो IMF जो है रिलीज करती है रिपोर्ट, ओके, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक IMF का होता है, तो उनके अकॉर्डिंग तो इनका कहना है कि जो इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डिक्लाइन कर जाएगी, मतलब 6.8% से 2022 में था तो कितना हो जाएगी 2023 में? तो 6.1% हो जाएगी, यानी 6.8 से 6.1% आ जाएगी, यानी कि डिक्लाइन कर जाएगी बिफोर पिकिंग अप टू 6.8% इन 2024। मतलब 2024 तक आने से पहले ही ये 6.8% तक आ जाएगी। तो ये IMF के द्वारा ये रखा गया है, बहुत सारे लोगों, बहुत सारे बॉडीज़ के द्वारा इसको रखा जाता है, यानी कि लाइक RBI के द्वारा, उसके बाद फिर RBI के द्वारा रखा जाता है, फिर वर्ल्ड बैंक के द्वारा रखा जाता है। इस तरीके से सबके द्वारा जो है आसान अनुमान लगाया जाता है कि भाई इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कितना रहेगा या कितने तक गिर जाएगी फीसदी। तो ये चीज़ बेसिक जानकारी है जो पता होना चाहिए। ये रिपोर्ट ये भी कहता है कि जो एशिया की बात करें तो बहुत ज़्यादा इमर्ज हो रहा है, डेवलप हो रहा है, तो इसके वजह से ये एक्सपेक्ट किया गया है कि ये 2023 तक काफ़ी राइज हो सकता है, 2024 तक भी राइज हो सकता है, यानी लाइक 5.2% तक जा सकता है 2024 तक, ठीक है, ऐसा बताया गया। रीज़न क्या है कि भाई चाइना का जो अनसर्टेन इकोनॉमिक कंडीशन जो चल रहा है ना, उसके वजह से ऐसा हुआ है। ओके, आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है विच लिमिटेड हैज साइन एन MOU विद रोल्स रॉयस सॉल्यूशन ऑफ जर्मनी फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ हाई क्वालिटी मैराइन डीजल इंजन एट द फॉर्मर्स प्लांट इन रांची। कौन सा लिमिटेड ने एक साइन करा है MOU किसके साथ? रोल्स रॉयस सॉल्यूशन ऑफ जर्मनी के साथ, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ हाई क्वालिटी मैराइन डीजल इंजन, मतलब हाई क्वालिटी का मैराइन डीजल इंजन बनाया जाएगा कहाँ पे? फॉर्मर प्लांट्स इन रांची। तो मतलब फॉर्मर्स प्लांट है रांची में, वहाँ पे। तो ये किसने साइन करा है? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने जो है इसको साइन करा है MOU किसके साथ? रॉयस सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो ये MOU है, ये डील किया जाएगा विद द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू इंजन असेंबली, पेंटिंग, पार्ट सोर्सिंग एंड आफ्टर सेल सर्विस फॉर दिस इंजन। तो ये MOU में क्या क्या चीज़ें डील की गई हैं कि भैया जो ट्रांसफर है टेक्नोलॉजी का, लाइक आपका इंजन असेंबली हो गया, पेंटिंग हो गया, पार्ट सोर्सिंग हो गया, या फिर मान लो सेल के बाद सर्विस जो होता है इंजन्स का वो देखना, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर में आ जाएंगी मेमोरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग में। ओके, दोनों ही लोग कॉपरेट करेंगे लाइसेंस प्रोडक्शन में और इसके लोकलाइजेशन में, ठीक है। तो इतना बेसिक याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रैंकिंग रिलीज बाय द इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, which institute is the best college to pursue the Master of Business Administration course in India? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रैंकिंग, मतलब अभी जल्दी में ही लेटेस्ट रैंक आया है, रैंकिंग आई है, किसके द्वारा रिलीज किया गया है? तो IIRF के द्वारा रिलीज किया गया है, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो इसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि भैया कौन सा इंस्टीट्यूट है जो बेस्ट कॉलेज माना जा रहा है कि वहाँ पे आप अगर MBA करते हो, दैट इज बेस्ट कॉलेज टू परस्यू देयर एज ए MBA। ओके, सो वो कौन सा है भारत में? तो वो है आपका IIM अहमदाबाद, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद जो है बेस्ट कॉलेज में रैंक किया गया है। याद रखिएगा इसको। IIM अहमदाबाद इज फॉलोड बाय IIM बेंगलुरु, IIM कोलकाता एट सेकंड एंड थर्ड स्पॉट रिस्पेक्टिवली। पहले नंबर पे आपका IIM अहमदाबाद हो जाएगा, दूसरे नंबर पे IIM बेंगलुरु हो जाएगा, तीसरे नंबर पे IIM कोलकाता हो जाएगा, ठीक है। इतना बेसिक जानकारी तो पता ही होना चाहिए। और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनका नाम मैं लेना चाहूँगी। द ज़ेवियर लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट, दैट इज XLRI, ये जमशेदपुर में, इसको भी टॉप रैंक में मिला है, ठीक है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। रिसेंटली गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस इन्फॉर्म थ्रू अ ट्वीट दैट इन 2022 विच मिनिस्टर हैज इमर्ज द लार्जेस्ट बायर थ्रू MSME सेलर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कौन सा मिनिस्ट्री जो है हाईलाइट होकर उभरा है
और वो कहा जा रहा है कि वो लार्जेस्ट बायर है एमएसएमई सेलर का। मतलब एमएसएमई सेलर के द्वारा जो चीज़ें खरीदा, मतलब खरीदना जो हो गया, तो लार्जेस्ट बायर इस तरीके से उभरा है, तो वो कौन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने काफ़ी ज़्यादा एमएसएमई सेलर से लिया है, बाई किया है। तो 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन्वेस्टेज प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस वर्थ ₹16,747 करोड़ फ्रॉम एमएसएमई सेक्टर। ठीक है, तो इतना करोड़ का मतलब गुड्स एंड सर्विस जो है इन्होंने लिया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2022 में एमएसएमई सेक्टर से। देख पा रहे हो, दिस वाज 250% मोर देन द परचेस मेड इन 2021। मतलब 2021 के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो 250% ज़्यादा है 2022 के अकॉर्डिंग हम देखें तो। ओके, आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे GEM क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जिक्र करेंगे। GEM इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म है एक तरीके से। कब लॉन्च हुआ था? 2016 में लॉन्च हुआ था ये, 9 अगस्त को। ठीक है, 9 अगस्त 2016 को। ओके, अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन गवर्नमेंटल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। तो बेसिकली जो भी गवर्नमेंट का प्रोसेस होता है, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस होता है, उसमें एक ट्रांसपेरेंसी और एक एफिशिएंसी लेके आना, ये बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव। नोडल एजेंसी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो 6.5% इन 2023-24 से इकोनॉमिक सर्वे इंडिया टू बीट $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2025 से 26। ठीक है, तो पहले जैसे कि बहुत पहले से बोला जा रहा है कि हाँ भाई इंडिया जो है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी 2025 तक। अभी जो इकोनॉमिक सर्वे 2022 से आया उसके अकॉर्डिंग इंडियन इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो 6.5% रखा गया है 2023-24 के लिए। ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ आपसे पूछे तो 6.5% याद रखना। ये किसने कहा? इकोनॉमिक सर्वे ने कहा, और कहा कि इंडिया जो है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है वो पहुंच सकता है इस टारगेट तक 2025-26 तक। तो याद रखिएगा, इसका इंपॉर्टेंट है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने, देख पा रहे हो इमेज में देख पा रहे हो, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हु वॉज कन्फर्ड अ लॉन्ग टाइम अचीवमेंट ऑनर बाय द इंडिया यूके अचीवर ऑनर्स इन लंदन। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भैया लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से नवाजा गया है किनको? इमेज में देख पा रहे हो, अंदाजा तो लग ही गया हो किनको नवाजा गया है। किनके द्वारा नवाजा जा रहा है? इंडिया यूके अचीवर ऑनर्स इन लंदन। तो फॉर्मर पीएम है हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, भारत के। तो इनको जो है ये लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर दिया जा रहा है इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स के द्वारा। ठीक है, लंदन में। ही वॉज अवार्डेड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि ये जो है गजब के कंट्रीब्यूशन इन्होंने बहुत ज़्यादा दिया है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फील्ड में, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करा है, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। तो याद रखिएगा, इसका इंपॉर्टेंट है, लंदन में दिया जा रहा है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विच ग्रुप हैज एक्वायर्ड हाइफा पोर्ट फॉर $1.2 बिलियन। तो अभी किस ग्रुप में हाइफा पोर्ट को एक्वायर कर लिया है? कितने डॉलर में? $1.2 बिलियन में। तो अदानी ग्रुप है। ठीक है, अभी जैसे कि आप सभी को पता है कि अदानी ग्रुप की बात करें तो शेयर जो है धपाधप गिर के एकदम नीचे आ गई है। तो अभी हम बात करें कि जैसे कि आप सभी को पता है कि अदानी का शेयर्स जो है बहुत बुरी तरीके से गिर गए हैं। तो गौतम अदानी जी की बात करें तो ये एशिया के अब रिचेस्ट मैन में नहीं गिने जाएंगे। अब इनका जो है कितने रैंक पे आ गए? 30th प्लेस पे आ गए ये ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो। ठीक है, पहले नंबर पे कौन हो जाएंगे? वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड के पहले नंबर पे आपका हो जाएंगे बर्नार्ड अर्नोल्ड। ठीक है, ये सबसे अमीर आदमी हो जाएंगे। तो इनका नेटवर्थ हो जाएगा $212.6 बिलियन। ओके, इसके बाद आपका एलन मस्क हो जाएंगे। तो ये बेसिक जानकारी है जो है आपको पता होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, दिस डील वाज साइंड बाय अदानी ग्रुप चेयरमैन गौतम अदानी इन प्रेजेंस ऑफ इजराइल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। तो यहाँ पे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, तो ये जो डील है ये साइन हुई अदानी ग्रुप के जो चेयरमैन देख पा रहे हो इमेज में, ये गौतम अदानी जी, इन्हीं के द्वारा जो है ये साइन हुआ ये डील। ओके, हाइफा पोर्ट को एक्वायर करने की जो बात यहाँ पे किया जा रहा है। तो यहाँ पे इसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। हाइफा पोर्ट जो है सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है इजराइल का इन टर्म्स ऑफ शिपिंग कंटेनर एंड बिगेस्ट इन शिपिंग टूरिस्ट क्रूज शिप। तो यहाँ पे किसके टर्म्स में? मतलब शिपिंग कंटेनर और जो टूरिस्ट क्रूज शिप होती है उसके टर्म्स में भी, दोनों के मामले में सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट हो जाएगा इजराइल का। ओके, तो अदानी ग्रुप जो है ये रियल एस्टेट को क्या करेगा? डेवलप करेगा और इस पोर्ट को ट्रांसफॉर्म कर देगा किसमें? हाइफा स्काई लाइन में। तो ये चीज़ें रखी गई हैं इसमें। अच्छा, इजराइल का कैपिटल क्या है बता दूं मैं आपको? जेरूसलीम है। क्या है? जेरूसलीम कैपिटल है। ओके, इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ जाए क्वेश्चन नंबर 12 पे। According to research firm, which group would reach approximately 95 गीगावाट by the end of 2025। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भाई रिसर्च फर्म के अकॉर्डिंग कौन सा ग्रुप जो है वो अप्रॉक्सीमेट 95 गीगावाट तक पहुंच जाएगी बाय द एंड ऑफ 2025, मतलब 2025 खत्म होते होते।
तो भैया वो है मरकॉम कैपिटल। मरकॉम कैपिटल ये क्या है? द सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है भारत का, ठीक है, मरकॉम कैपिटल याद रखिएगा। तो मरकॉम कैपिटल द सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ इंडिया। रिपोर्ट टाइटल स्टेट ऑफ सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया एंड द यूएस बेस्ड मरकॉम कैपिटल ग्रुप इज ए क्लीन एनर्जी रिसर्च फर्म। तो एक क्लीन एनर्जी रिसर्च फर्म है जिसका ये अनुमान लगाया गया है कि भाई 95 गीगावाट तक पहुंच जाएगा 2025 में। ओके, तो ये भैया जबरदस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। ओके, सो द सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो इसका है सितंबर लास्ट ईयर तक कितना था इसका? 39 गीगावाट था। अभी कितना हो जाएगा? मतलब 2025 आते आते 95 गीगावाट तक पहुंच सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट कहाँ से मिला? तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे देख पा रहा हूँ। ओके, ये है क्या? यूएस बेस्ड मरकॉम कैपिटल ग्रुप है, क्लीन एनर्जी रिसर्च फर्म है। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। Which government has launched a campaign समग्र शिक्षा अभियान to make daughters of the underprivileged class capable and self-reliant। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भैया कौन से गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च करा एक कैंपेन जिसका नाम है समग्र शिक्षा अभियान। तो जो अंडर प्रिविलेज क्लासेस के जो लोग हैं उनकी जो बेटियां हैं वो कैपेबल हो, सेल्फ रिलायंट कहलाएं, इसलिए ये कैंपेन लॉन्च किया गया है। तो वो किस गवर्नमेंट ने करा, किस सरकार ने करा? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने करा, ठीक है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने करा है। समग्र शिक्षा अभियान will work under the Arohini Initiative training program for the safety and security of girls in 746 कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल गर्ल्स स्कूल इन द स्टेट। तो भैया ये जो समग्र शिक्षा अभियान है ये कहाँ पे काम करेगा? किसके अंडर में? अरोहिणी इनिशिएटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत इसको ये काम किया जाएगा फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये काम किया जाएगा। कहाँ पे? 746 कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल गर्ल्स स्कूल में, ठीक है, उस स्टेट में पर्टिकुलर। तो ये जो है 3 फेज में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फर्स्ट फेज में जो है ये 1 फरवरी को स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें से टीचर्स को जो है ट्रेन किया जाएगा, ठीक है। दूसरे अगर हम ठीक है टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा तो हर 2 टीचर कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल गर्ल्स स्कूल का को ट्रेनिंग दिया जाएगा। वो क्या करेंगे? वो स्टूडेंट्स को जो है क्या करेंगे? एजुकेट करेंगे, जो भी उनका रिस्पेक्टिव स्कूल्स होगा उसको। और इसके साथ साथ जो टीचर्स के साथ साथ इंस्टीट्यूशन भी जो है ग्रूम करेगा गर्ल्स को, और थोड़ा डिबेट्स और बहुत सारे एक्टिविटीज करके, ठीक है, इस तरीके से चीज़ें आगे चलेंगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। द ग्लोबल बिजनेस फ्रॉम बायो एशिया हैज सिलेक्टेड विच कंट्री एज इट्स कंट्री पार्टनर फॉर द 20 एडिशन ऑफ लार्जेस्ट इवेंट इन बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ऑफ एशिया। तो ग्लोबल बिजनेस फर्म जो है बायो एशिया, उसने किस कंट्री को सिलेक्ट किया एज इट्स कंट्री पार्टनर, जो अभी 20 एडिशन होने जा रहा है लार्जेस्ट इवेंट इन बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ऑफ एशिया। तो यूनाइटेड किंगडम को किया, ठीक है, यूके को किया, यानी कि इंग्लैंड को किया। ओके, तो याद रखिएगा इसको, ग्लोबल फर्म बिजनेस क्या है? बायो एशिया। इसने सेलेक्ट करा अपना कंट्री पार्टनर किसको? यूके को, ठीक है, जो लार्जेस्ट इवेंट होने जा रहा है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ऑफ एशिया के लिए, तो उसके लिए जो है यूके को इसने सेलेक्ट करा एज ए कंट्री पार्टनर। ओके, अच्छा, थीम क्या है 2023 का? एडवांसिंग फॉर वन, शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। अब ये एडवांसिंग फॉर वन क्या है? वन का मतलब क्या होता है यहाँ पे? तो वन का मतलब यहाँ पे ओ का मतलब होता है वन स्टैंड फॉर वन हेल्थ, ठीक है, वन हेल्थ। यहाँ पे एन का मतलब होता है वन स्टैंड फॉर नेक्स्ट जनरेशन हेल्थ, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन हेल्थ। और ई का मतलब होता है वन स्टैंड फॉर इक्विटी, ओके, इक्विटी। तो बेसिकली ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे 22 से 2023 की बात करेंगे, ऑर्गेनाइज कब होगा? तो 24 फरवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। कहाँ पे? हैदराबाद, तेलंगाना में। तो बायो एशिया याद रखिएगा, ग्लोबल बिजनेस फर्म है, ये यहाँ पे होने वाला है, लार्जेस्ट इवेंट होगा, ये 20 एडिशन होगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन 15 है हमारा, विच मिनिस्टर लॉन्च विजिट इंडिया ईयर 2023 इनिशिएटिव एंड इट्स लोगो। तो कौन से मिनिस्टर ने जो है अभी विजिट इंडिया ईयर 2023 इनिशिएटिव लॉन्च करा और उसका लोगो भी लॉन्च कर दिया? इमेज में देख पा रहा हूँ, ठीक है, विजिट इंडिया ईयर 2023, और यहाँ पे इनक्रेडिबल इंडिया अपना, द लैंड ऑफ इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस अवेट्स यू। सो इसको किया यूनियन टूरिस्ट मिनिस्टर कौन है? जी किशन रेड्डी। इन्होंने जो है इसको लॉन्च करा विजिट इंडिया ईयर 2023। The tourism minister also unveiled the logo of campaign, which is inspired by the image of नमस्ते। तो लोगो देख पा रहे हो आप, नमस्ते का यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये जो लोगो है ये इसको सिम्बलाइज करता है। According to the Ministry of Tourism, the G20 chairmanship provides an excellent opportunity to highlight the specialty of the country's tourist sector। जैसे कि आप सभी को पता है G20 समिट यहाँ भारत को इसको होस्ट करने को मिला 2023 का, तो उस तरीके से बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारे मीटिंग्स हो रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ये कहा है कि G20 चेयरमैनशिप जो है हमें ये प्रोवाइड करेगा कि भाई हम एक हमारे लिए एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है कि हम हाईलाइट कर सकें कंट्री का टूरिज्म सेक्टर बेसिकली कैसा है, उसका स्पेशलिटी क्या है, उसको हाईलाइट कर सकें, ठीक है। इस साल मोर देन 1 लाख फॉरेन डेलीगेट्स विल विजिट इंडिया। मतलब फॉरेन डेलीगेट्स की बात करें तो 1 लाख से ज़्यादा जो आएंगे भारत विजिट करेंगे, एंड दे विल शोन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियाज कल्चर इंक्लूडिंग मॉन्यूमेंट्स एंड फेस्टिवल।
तो उनको जो है इंडिया का जो एस्पेक्ट्स है यानी कल्चर एस्पेक्ट्स वो दिखाया जाएगा, लाइक मॉन्यूमेंट्स हो गया, फेस्टिवल हो गया, कस्टम्स हो गया, ट्रेडिशन होगा, ये सब कुछ वहाँ पे दिखाया जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पे आके वो इन्वेस्ट कर सकते हैं बेसिकली। तो ये सब वहाँ पे इस समिट में, इस मीटिंग्स में होंगे, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, तो ओके, सो आज का करंट अफेयर यहीं पे खत्म होता है। जाते जाते क्वेश्चन ऑफ द डे देखते जाऊँ। क्वेश्चन क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इसरो इज प्लानिंग टू लॉन्च विच मिशन बाय जून और जुलाई 2023। तो भैया इसरो ने जो है प्लान करा है कि अब कौन सा मिशन लॉन्च करेगा जून और जुलाई 2023 तक। आदित्य L1 शुक्रयान फर्स्ट, मंगलयान सेकंड, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। वीडियो कैसी लगी हो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत है तो वो भी बताइएगा। और चलो तो फिर आज के लिए यही खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू एट द नेक्स्ट क्लास।